हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त तरीके से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेज YouTube चैनल में। और आज की जो क्लास है हर बार की तरह बड़ी ही जबरदस्त और धांसू होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा स्पेशल और सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, सुपर क्वेश्चंस कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि इस कॉन्सेप्ट को किस तरह यूटिलाइज करना है, इसे यूज कैसे करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तब तक वो सीखा हुआ कॉन्सेप्ट हमारे कुछ काम का नहीं है। और यही हमारी प्रायोरिटी है कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में हाथों हाथ प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करें, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए, साथ ही साथ प्रॉब्लम्स को फेस करना भी हमें आए। न्यूमेरिकल देखते ही हमें टेंशन ना हो, घबराहट ना हो, जबकि न्यूमेरिकल देखते ही क्या होना चाहिए, चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए और बस सॉल्व करके पटक देना चाहिए। ठीक है ना? तो उसके लिए जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो आज की क्लास भी कुछ ऐसा ही होने वाली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लास्ट क्लास है ये, 12th क्लास फिजिक्स एनटीएससी क्लास 9th है ये। टोटल ओवरऑल लेक्चर जो है वो 9th है। 8 लेक्चर हो चुके हैं। जिनके लेक्चर कुछ मिस हो गए वो प्लेलिस्ट से पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से वो सारी क्लासेस जो है, सारे लेक्चर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। चाहे विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, समरूप हो या असमरूप हो, लेकिन द्विध्रुव पर डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे, साथ ही साथ कैलकुलेशन भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम पे डिस्कस करने वाले हैं। गॉस थ्योरम मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, आसान है, लेकिन तब जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मार्क्स वहां से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम उसे सॉल्व करेंगे तो मार्किंग भी हमें आएगी, आसानी से हमारे नंबर आएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मेरी फेवरेट है और आपकी भी हो जाएगी, घबराना नहीं है, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आगे मेरी बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आइए डिस्कस करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा। जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा हो, कौन सा विद्युत क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? यदि सभी पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बदले ना, अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू बदले नहीं, वेरिएबल नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सभी पॉइंट्स पे सेम होनी चाहिए, तो कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समरूप विद्युत क्षेत्र है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र कहा जा सकता है इसको, एक समान। बट यदि वैल्यू बार बार बदले, हर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदले, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर वैल्यू ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां कम है, फिर और कम है, तो इस तरीके से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदले बार बार, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू वेरिएबल हो, अलग अलग पॉइंट्स पे चेंज हो रही हो, तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने से टॉर्क में चेंज आ सकता है, फोर्स में चेंज आ सकता है। टॉर्क और फोर्स दोनों एक साथ एक्ट कर सकते हैं। आप अभी मेरी बात समझेंगे नहीं, लेकिन जब मैं आपको पूरी बात बता दूंगा, पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा, तो मेरी इन वर्ड्स को याद रखना, क्योंकि ये वर्ड्स ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सबसे ज्यादा योगदान देंगे। मतलब सारा कॉन्सेप्ट इन्हीं वर्ड्स में छिपा हुआ है। तो ध्यान देना कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होने से फोर्स और टॉर्क दोनों चेंज हो सकते हैं। अब वो किस तरीके से बदलेंगे? कभी फोर्स और टॉर्क दोनों एक साथ एक्ट कर सकते हैं, कभी फोर्स काम नहीं करता, ओनली टॉर्क काम करता है, बल आघूर्ण काम करता है। तो ये किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पर समझने वाले, तो ध्यान देना है एक बात पे। ठीक है, सबसे पहले ये टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है। 11th में आपने सबने पढ़ा होगा कि दो फोर्स, दो बल जिनकी
दिशा, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन पर वो काम कर रहे हैं, जिस लाइन पर वो लग रहे हैं, उनका जो डायरेक्शन वाली लाइन है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो दो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग हो, तो वो दोनों फोर्स मिलकर इस तरीके से मिलते हैं, उन दोनों फोर्सों के कपल होने से एक ऐसी प्रॉपर्टी पैदा होती है जो कि ऑब्जेक्ट को घुमाना चालू कर देती है, रोटेट करना चालू कर देती है। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है टॉर्क। नहीं समझे मैं फिर बताता हूं आपको। देखो, मान लो मेरे पास एक लकड़ी है, ठीक है, ये बीच में से मैंने इसको ऐसे पिक कर दिया, ऐसे कील के ऊपर लगा दिया है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसा 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 कर दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पर मैं F फोर्स इधर लगाऊं और इधर भी F फोर्स लगाऊं, दोनों फोर्स सेम होने चाहिए, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो फिलहाल अभी फोर्स की बात कर रहा हूं कि सेम होने चाहिए, यूनिफॉर्म है तो सेम होंगे, नॉन यूनिफॉर्म है ऐसा हम लोग पर तो सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो दोनों फोर्स जब एक दूसरे के अपोजिट लगे लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन पर वो काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वो अलग होनी चाहिए। इस पॉइंट पर ये एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, इस लाइन पर काम कर रहा है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन, मैं इसको और डिस्क्रिप्टिवली आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतने पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा सीधी चढ़ना पसंद करता हूं। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ आपके सामने रख दिया और उसके बाद आपके दिमाग में खिचड़ी बन गई है, आपको समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे पता है 11th में ज्यादातर बच्चे मजे मारते हैं और वो मजे अभी के लिए नुकसानदेह होते हैं हमारे लिए। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेंटली प्रेशर में आए, प्रेशर नहीं आना है, क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़ना है कॉन्सेप्ट के साथ में विद फन, मजे लेते हुए, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर सारी प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गए? आइए, तो दोनों फोर्स, ये फोर्स जो है वो इधर काम कर रहा है, तो दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। यदि मैं इसको इस तरीके से रख चुका हूं, इस तरीके से कि आराम से ऐसे घूम सके, ऐसे रख दिया है, अभी बताया था ना मैंने, ऐसे ऐसे कि आराम से ऐसे चारों तरफ घूम सके। तो देखो ध्यान से, इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब इस फोर्स की वजह से, देखो इस फोर्स की वजह से ये ऐसे घूमेगा, आगे की तरफ आया ना, ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है, और इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आएगा। तो इस फोर्स की वजह से मैं यहां रख देता हूं, इस फोर्स की वजह से ये आगे आएगा, इस फोर्स की वजह से पीछे आएगा। देखो ऐसे ऐसे चालू हो गया ना, एक बार दोनों फोर्स कपल्ड हो गए, दोनों फोर्स ने जोड़े की तरह काम करना चालू किया, कपल्ड हुए, दोनों ने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, घुमाना स्टार्ट कर दिया। इन दोनों फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग गया है, गोल गोल घूमने लग गया है, ठीक है। और ये जिस वजह से घूमता है वो कहलाता है टॉर्क, वो क्वांटिटी कहलाती है टॉर्क, जिसकी वजह से ये घूमता है। टॉर्क प्रोड्यूस होता है जब दो फोर्सेस अलग अलग हो बट एक साथ काम करें, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो। यदि सेम होती तो क्या होती, मान लो ये फोर्स यहां ना लग के यहीं लग जाता, मतलब एक ही पॉइंट पे दो फोर्स, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो यदि दोनों फोर्स बराबर होते तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन देखो अलग अलग है, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है क्या, नहीं है, एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं और एक लाइन पर काम कर रहे हैं, दोनों अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो यहां पर फोर्स लगेगा ही नहीं, और जब फोर्स लगेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही नहीं, और ऑब्जेक्ट अपनी की अपनी जगह ही पड़ा हुआ रहेगा। तो फोर्स एक्ट करे लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन पर वो काम कर रहे एक्ट कर रहे लग रहे, वो लाइन अलग अलग होनी चाहिए। तो ये दोनों फोर्स मिलकर ऑब्जेक्ट को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, और एक बार ऑब्जेक्ट घूमना स्टार्ट हो जाता है, किस वजह से होता है, टॉर्क की वजह से होता है, तो रोटेशन पैदा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब क्या हो, तो ध्यान से देखना, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने यहाँ पे लाइंस बना दी है, कौन सी लाइन है ये, रिमेंबर दैट, कौन सी लाइन है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत फ्लक्स रेखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहते हैं इसे, विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, अलग अलग बुक्स अलग अलग बातें, बट कॉन्सेप्ट एक ही। इसीलिए तो मैं आपको सभी बुक्स की कहानी एक जगह लाके देता हूं, ताकि आप ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो कंफ्यूज ना हो।
बट फिर भी मैं यही कहूंगा, आपके हाथों से बनाए हुए नोट से बेस्ट स्टडी मटेरियल कुछ नहीं हो सकता है। तो पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और फिर अपने हाथों से अपने नोट्स प्रिपेयर करें। और यदि आपने नोट्स बनाना तैयार स्टार्ट नहीं किया है मतलब, तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं बचेगा। समझ गए? स्टार्ट कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, आइए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मार्कर रुक गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक सेम। अब हमारा डाइपोल यहां रखा हुआ है। डाइपोल मान लो यहां पे रखा हुआ है। ये दो हो गए चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए, मान के लीजिए, हमेशा कॉन्सेप्ट में यही पढ़ते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2a है। मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ले लेता हूं a, और ठीक है 2a भी लिख सकते हैं, आसान है। ठीक है, हमारे ऊपर है हमें क्या लेना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। चलो मैं पूरे लिख के दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि सर तो कंफ्यूज करके रहेंगे, बट मैं कंफ्यूज नहीं करता। मैंने आपको कहा है ना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। ठीक है, तो डिस्टेंस लेता हूं मैं यहां से 2a लेते हैं हम। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2a। इसने यहां पर एंगल बना दिया थीटा। कितना एंगल बना दिया है? थीटा एंगल बना दिया है। ठीक है, थीटा एंगल पे ये डाइपोल रखा हुआ है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए में थीटा एंगल पर रखा हुआ है। अब थीटा एंगल पर रखने से हुआ क्या? ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? याद करो, प्लस से माइनस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी इधर है, इसका मतलब इधर प्लस होगा और इधर क्या होगा? माइनस। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। तो इधर कोई प्लस पड़ा हुआ है, इधर कोई माइनस पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डाइपोल को ले जाके रख दिया है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। आगे मेरी बात समझ में? अब देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस पर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल की वजह से इधर फोर्स लगेगा इस साइड F, और F इज इक्वल टू होता है QE। अब आप सोचेंगे ये कहां से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद कीजिए, मैंने एकदम जब पढ़ाया था तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज रखा जाता है तो वो चार्ज फोर्स फील करता है, उस चार्ज पे फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से हम बता पाते हैं, वो चार्ज बता पाता है फोर्स लगने के बाद कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। उसकी इंटेंसिटी होगी F अपॉन Q। जितना चार्ज पर फोर्स लगा है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू और चार्ज पे कितना फोर्स लगा है, बल लगा है। तो अभी चार्ज कौन सा है? Q, तो इसके ऊपर फोर्स लगा है F। तो ये बताएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। कैसे बताएगा? E इक्वल टू F अपॉन Q से। लेकिन फिलहाल फोर्स का फॉर्मूला मैंने यहां से निकाला है F QE। Q को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई करता हूं तो F इक्वल टू आता है QE। अब अलग अलग बुक्स की बातें हैं, कभी यहाँ पे प्लस चार्ज भी लिखा होता है, कभी माइनस चार्ज लिखा होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, ये इस माइनस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब ये अपनी ओर खींचेगा तो फोर्स लगेगा इस साइड, F इज इक्वल टू QE। लेकिन मैंने हमेशा एक ही बात बोली है कि चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें उसका साइन नहीं लेना। प्लस है तो भी प्लस रखना है, माइनस है तो भी माइनस नहीं रखना, प्लस ही रखना है। माइनस रख दोगे कैलकुलेशन बदल जाएगी, फिर आप अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग कॉन्सेप्ट रखोगे और उन्हें रटना पड़ेगा, और फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्लस और माइनस हमें यही बताता है कि ये प्लस वाला चार्ज है और माइनस वाला चार्ज है। माइनस वाला चार्ज है इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, और प्लस वाला चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। लेकिन हमें प्लस और माइनस उनका यूज नहीं करना है, ठीक है। ओनली याद रखने के लिए हम प्लस और माइनस लगाएंगे, भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फोर्स लग चुका है। अब देखो
फोर्स जब लग चुका है तो मान लो मैं यहाँ पे मान लूं कि ये लो एक पॉइंट है जिसके चार दोनों साइड फोर्स है, दोनों फोर्स सेम है, F इज इक्वल टू क्यू, F इज इक्वल टू क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप विद्युत क्षेत्र, मैंने कहा समरूप यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, ठीक है, तो E की वैल्यू सेम है। डाइपोल में चार्ज हमेशा सेम होते हैं बट उनकी पोलरिटी ध्रुवता अलग होती है, मतलब एक प्लस का होता है तो एक माइनस का होता है, बट वैल्यू तो सेम है, तो इसका मतलब फोर्स भी सेम है, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। देखो ये फोर्स इस लाइन पे काम कर रहा है, ये वाला फोर्स इस लाइन पे काम कर रहा है, दोनों अलग अलग फोर्स है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो जैसे ही धक्का देगा ये चार्ज खिसकेगा इस साइड, खिसक गया। जैसे ही इधर खिसकेगा ये वाला जो चार्ज है इसको ये प्लस अपनी ओर खींच रहा है, एक को धक्का दे रहा है एक को खींच रहा है, ऐसे देखो यहां से देखो, एक को धक्का दे रहा है एक को खींच रहा है, तो एक को धक्का दिया और एक को खींचा इसने, जैसे ही इसको धक्का दिया इसको अपनी ओर खींचा तो ये वाला चार्ज इधर मूव करना प्रारंभ करेगा। जैसे ही यहाँ इधर मूव स्टार्ट करता है इस फोर्स की वजह से, तो देखो क्या बन गया है, दोनों फोर्स की वजह से ये रोटेट होने लग जाएगा, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। इस फोर्स और इस फोर्स के कॉम्बिनेशन से क्या प्रोड्यूस होने वाला है, टॉर्क, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशन के लिए। लेकिन अभी फिलहाल बात करेंगे हम टॉर्क की, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है फोर्स पर और इन दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको अलग अलग जाना ना पड़े, राइटिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है जल्दी जल्दी लिखते हुए, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं दोनों की क्लास के लिए वीडियोस एक ही जगह बना देता हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश आपको भी इंप्रूव करनी है, इसीलिए मैं एक जगह डालता हूं ताकि आपके क्वालिटी और कंटेंट आपको बेस्ट मिल सके, ठीक है। एक ही वीडियोस 2 बार बनाता हूं तो थोड़ा बहुत इधर उधर मेरे से भी हो जाता है, ठीक है। तो फोकस करना स्टडी पे, ये मत सोचना कि ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश भी तो आपको पढ़नी है, तभी तो अगली हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको फिजिक्स आसान लगेगी। अदरवाइज फिजिक्स से तो आप लड़ोगे जो लड़ोगे, इंग्लिश से भी लड़ाई करनी पड़ जाएगी वहां पर, ठीक है। इसलिए पहले से ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले, ठीक है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल इनटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। अब बात करते टॉर्क को टाउ से लिखते, टाउ इक्वल टू फोर्स यानी F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, तो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना लंबवत दूरी, यही फॉर्मूला होता है। और ये लंबवत दूरी है क्या, नहीं, ये तो ये इंक्लाइन वाली है, टेढ़ी वाली डिस्टेंस है, हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए, लंबवत चाहिए। लंबवत मतलब ऐसे, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, मतलब सीधी, तो मुझे चाहिए डिस्टेंस ऐसे वाली। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखना। एक फोर्स काम कर रहा है इधर, ये हमारी डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2, और एक फोर्स काम कर रहा है इधर। इस लाइन को मैं इधर खींच देता हूं, इस लाइन को मैं इधर खींच देता हूं। मान लो ये पूरी फोर्स की लाइन है, ये भी एक फोर्स की लाइन है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, लेकिन टेढ़ी वाली है, इंक्लाइंड, और हमें कैसी चाहिए परपेंडिकुलर। इसने यहाँ पे एंगल बना रखा है थीटा, तो इस डिस्टेंस ने एंगल बनाया इस लाइन के साथ थीटा, तो मैं इसके कंपोनेंट डिवाइड करता हूं, घटकों में बांटता हूं। तो देखो एक लाइन में इधर खींच देता हूं, ये लीजिए एक लाइन, और एक लाइन में इधर खींच देता हूं, ये लीजिए। जिसके साथ इसने थीटा बनाया है वो हो जाएगा 2a cos थीटा। पढ़ाया ना अपन ने, जिस जो भी क्वांटिटी किसी एक्सिस के साथ जब थीटा बनाती है तो जिधर वो थीटा बनाती है उधर cos थीटा मल्टीप्लाई होता है, याद है ना। और जिधर थीटा नहीं बनाती है उधर sin थीटा होता है। यदि किसी क्वांटिटी के किसी भी राशि के घटक बांटने आपको, तो जिस एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाए, मतलब एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, जिस साइड में वो थीटा एंगल बनाए उधर cos थीटा लिखना होता है, और दूसरे साइड में sin थीटा लिखना होता है। तो इसके इधर 2a cos थीटा और इधर 2a sin थीटा, थीटा वाला cos थीटा मैं हमेशा बताता हूं आपको, ठीक है। 11th में हमने पढ़ा भी होगा। तो देखो ये फोर्स है हमारा,
ये फोर्स है हमारा, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी थी। डिस्टेंस कितनी है ध्यान दो, सीधी डिस्टेंस ये है, लंबवत दूरी ये है, कितनी है 2a sin थीटा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2a sin थीटा। समझ में आ गई मेरी बात? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा है, टेढ़ी वाली डिस्टेंस 2a है, और 2a cos थीटा तो डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये तो ओनली इस लाइन को मेजर कर रही है, जबकि डिस्टेंस हमें दोनों फोर्सेस के बीच में चाहिए। तो इस 2a cos थीटा का कोई लेना देना ही नहीं है। जब लेना देना नहीं है तो हमें इसका यूज भी नहीं करना है। समझ में आ गई मेरी बात? हमें आगे बात करता हूं। देखो एफ की वैल्यू लेनी है। एफ कौन सा ले? ये इसीलिए मैंने कहा था प्लस माइनस नहीं लेना है, आपको बस डायरेक्टली लिख लेना है। तो F इज इक्वल टू QE, चाहे आप प्लस वाले का फोर्स लीजिए चाहे आप माइनस वाले का फोर्स लीजिए, क्योंकि दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है। तो F की जगह लिख देता हूं मैं QE इंटू 2a sin थीटा, देन टाउ इक्वल टू Q इंटू 2a। याद कीजिए P डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। कोई भी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हम क्या? द्विध्रुव आघूर्ण। याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, रिकॉल कीजिए फटाफट, तभी आपको याद होएगा। P इक्वल टू होगा Q इंटू 2a। पढ़ाया है मैंने, तो Q इंटू 2a, तो E इंटू E एरा, Q इंटू 2a मिलके बन जाएगा P, और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। तो टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा PE sin थीटा। टाउ क्या है? वेक्टर या स्केलर? ये भी ध्यान दीजिए, ये मिलके बना है फोर्सेस से, और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तो इसके बारे में मैं और आपको सारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो मैं इसको पहले वेक्टर क्वांटिटी में लिखता हूं। ये लगा दिया मैंने एरो, और जैसे मैंने एरो लगाया P क्रॉस E, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा हट जाता है जब आप क्रॉस का साइन लगाते हो। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूं क्या क्या। याद कीजिए अभी एक बात, तो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर है, सदिश राशि है। इसके अलावा फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, डायरेक्शन की बात की जाए तो इसका डायरेक्शन किस साइड होगा? ध्यान दीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू रोटेशन। हमेशा क्या होता है, चलो मैं आपको ऐसा बता देता हूं, इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा इस रोटेशन वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सॉरी, इसके जो सरफेस बनता है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, घूर्णन तल के लंबवत। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, जो इसके घूमने से प्लेन बना है, ये प्लेन बन गया है उसके लंबवत ऐसे। ठीक है, याद कीजिए, दाएं हाथ वाला नियम काम में आता है, राइट हैंड थंब रूल, बहुत काम की चीज है, बताऊंगा 11th में भी आता है ये। ठीक है, और के स्क्रू रूल भी ले सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरह। ठीक है, बताऊंगा आगे, इस बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यूनिट। और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ध्यान रखना, किसमें लिखा जाएगा? न्यूटन मीटर में। फिर इसकी डायमेंशन, वो भी तो हमें डिस्कस करनी है, तो इसकी बात करते हैं डायमेंशन की। तो मैं यहां से डायग्राम जो है, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, डायग्राम नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, ताकि मैं यहां पे इसको पूरा टॉपिक क्लियर कर सकूं। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बात करते हैं डायमेंशन की, एग्जाम में आ सकता है। डायमेंशन यानी डीमा है, और डायमेंशन देखिए यहां से निकालता हूं मैं न्यूटन और मीटर से। न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है उनको मैं निकालना भी बता देता हूं। न्यूटन को लिखा जाता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन को लिखा जाता है। 1 मीटर और साथ में, तो ये मैंने मीटर भी लिख दिया। ठीक है,
अभी देखो, तो हम यहां से भी लिख सकते हैं केजी के लिए मैंने m1 लिखा है, मीटर को डायमेंशन में लिखते हैं L से, तो ये L1 लिख दिया है, और ये सेकंड नीचे है, ऊपर लेके जाऊंगा माइनस में पावर हो जाएगी तो T⁻², 1 मीटर और बचा हुआ अभी साथ में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं L1 और पूरी डायमेंशन हो जाएगी m1 L2 T⁻²। ये लीजिए, ठीक है। तो ये टॉर्क के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, सब कुछ हमने लिख दिया है, क्योंकि हमें पहली बात ये पता होना चाहिए कि पैदा कैसे होता है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि किस तरीके से एक्ट करेगा, तो हम किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बताइए। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद तो फटाफट सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व, बस उठा के पटक दीजिए। लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट बात तो बच ही गई, कौन सी? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्यों? फोर्स कहाँ गया? फोर्स तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया है, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, दोनों फोर्स इक्वली थे, तो इक्वल होने की वजह से ना ऑब्जेक्ट आगे गया ना पीछे आया, बट दोनों फोर्सेस ने मिलकर उसको घुमाना चालू कर दिया। भाई एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स सेम है, तो ना तो ये आगे जाएगा ना ये पीछे आएगा, लेकिन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, मतलब जिस पॉइंट पे वो एक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग है। तो ये यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट पे फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ ऐसे टिल्ट होता है, थोड़ा सा ऐसे घूमता है, तो ये पीछे से घूमता है, फिर रोटेशन, समझ गए। लेकिन यदि फोर्स दोनों सेम नहीं हो, तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब क्या हो? तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फोर्स अलग अलग रहे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, टॉर्क तो हमेशा रहेगा, फिक्स है, ठीक है, बस कुछ और चीजें भी प्रोड्यूस होने वाली है, वो क्या मिलेगी वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम में दोबारा बनाता हूं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होने से फोर्स की वैल्यू भी कुछ और ही है, मतलब हर पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू बदल रही है। यहाँ पर फोर्स है F1 और यहाँ पर फोर्स है F2। ये लो मैंने लिख दिया है। मान लो F1 की वैल्यू ज्यादा है, F1 इज ग्रेटर देन F2। जब ज्यादा है तो ये वाला फोर्स यहाँ पर ज्यादा है, ये वाला फोर्स यहाँ पर कम है, तो क्या होगा? इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, इधर फोर्स कम लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा, अब लगेगा रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। परिणामी बल, और परिणामी बल होगा F1 माइनस F2। ये हमारे पास F आ गया। तो F की वैल्यू कुछ मिलेगी हमें, पहले फोर्स दोनों सेम थे, कैंसिल हो रहे थे, ओनली टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि इसकी वजह से ऑब्जेक्ट इधर और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट इधर, थोड़ा सा इस तरीके से रोटेशन हो रहा था। लेकिन अभी फोर्स कैंसिल नहीं हो रहे, हमें कुछ फोर्स मिला है। तो जब यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र, तो हमें हमेशा टाउ मिलता है, ओनली टॉर्क मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, फोर्स नहीं मिलेगा। टॉर्क मिलेगा, फोर्स हो जाएगा 0, फोर्स इक्वल टू 0, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? PE sin θ, क्लियर है। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहीं से कॉन्सेप्ट चालू करेंगे हम, असमरूप। असमरूप का मतलब है वैल्यू सेम नहीं है, और जब वैल्यू सेम नहीं है तो हमें फोर्स भी मिलेगा, और फोर्स का फॉर्मूला होगा F1 माइनस F2, कोई भी बड़ा है तो, ठीक है। मतलब जब F1 इज ग्रेटर देन F2, यदि F2 इज ग्रेटर देन F1 है, मतलब F2 की वैल्यू ज्यादा है, तो F2 की वैल्यू ज्यादा हो तो हो जाएगा F2 माइनस F1। बड़ा आसान है, ठीक है। या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये इसको अपनी ओर खींच कर ले जाएगा, ये बड़ा होगा तो ये अपनी ओर खींच के ले जाएगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा वो अपना काम चलाएगा, मतलब वही अपना दम दिखाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझोगे? आपने सुना तो है ना। तो इस टाइप से जिसकी वैल्यू ज्यादा उसी की चलेगी दादागिरी, और जिसकी दादागिरी चलेगी ऑब्जेक्ट उस साइड मूव करेगा, रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल उसी डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज और लगेगी, टॉर्क, क्योंकि दोनों फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे काम करे। भाई दादागिरी तो ठीक है,
ठीक है, एक की दादागिरी ज्यादा है, एक की कम है, लेकिन इन दोनों के एरिया तो अलग अलग है, दोनों पॉइंट्स अलग अलग है। तो क्या होगा, दोनों पॉइंट्स अलग अलग होंगे तो साथ में टॉर्क भी आएगा, और टॉर्क आएगा तो उसकी वैल्यू रहेगी PE sin थीटा। तो हमें क्या क्या मिलने वाला है, फोर्स भी मिलने वाला है और टॉर्क भी मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिए। समझ में आ रही है हमारी बात? तो ध्यान से सुनिए, यदि आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ओनली टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसकी वैल्यू होगी PE sin थीटा, बट फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, टोटल फोर्स विल बी जीरो। क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, खत्म कर देंगे एक दूसरे को, टोटल फोर्स जीरो। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है, तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, और फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई तो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, और रिजल्टेंट फोर्स लगेगा तो दो चीजें यहाँ पे मिलने वाली हमें, फोर्स भी साथ में टॉर्क भी। तो फोर्स और टॉर्क दोनों मिलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। एग्जाम में बस ऐसे घुमाते हैं और हम पूरे घूम जाते हैं, 360 डिग्री रोटेशन हमारे अंदर हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये 360 डिग्री रोटेशन हमें नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने में, बस मजे के अंदर चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। समझ गए मेरी बात? तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ा ही एंजॉयफुल वाला टॉपिक है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए बात करते हैं उसके बारे में। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है जो जनरली आपको बुक्स में मिलेगी, लेकिन कई बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन से बच्चे अलग अलग नोट्स से अलग अलग बुक्स से अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ते हैं। मैं सारी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, तो मेरे कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना, क्योंकि बाय फॉर्मूला कैसे डेफिनेशन लिखी जाती है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको अब आज के बाद कभी भी डेफिनेशन रटनी नहीं पड़े। आगे मेरी बात समझ में? तो देखिए, द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू द सरफेस, सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट वो गुजरनी कैसे चाहिए, ये है बात, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमारा जरूरी है, फैक्ट्स, इंपोर्टेंट फैक्ट्स वो यहाँ है, यही हमें गोस्ट थ्योरम में आगे काम आएगा और यही याद रखना। तो ध्यान से देखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस से, पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन वो गुजरनी कैसी चाहिए? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, किसी भी पृष्ठ के तल के लंबवत, किसी भी सरफेस के प्लेन, किसी भी सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर। मान लो ये आपका सरफेस है, ऐसे रेक्टेंगुलर सरफेस है, आयताकार पृष्ठ, तो इसके तल के लंबवत ऐसे भेदते हुए जानी चाहिए। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बोली थी, नहीं याद है तो भी मैं आपको बता देता हूं, याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि दोबारा रिवीजन करने का मौका मिल रहा है आपको। लेकिन आपने बड़ी गलती कर दी कि आपको नहीं याद है, तो आपको वो क्लास ढंग से देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको फिर बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप चलिए, तब ही आप फिजिक्स के साथ खेल पाएंगे, अदरवाइज फिजिक्स आपके साथ खेल जाएगी। और जिस दिन फिजिक्स ने आपके साथ खेलना चालू किया, पूछो मत आपके साथ क्या होने वाला है, समझ गए? तो फिजिक्स आपके साथ खेले उससे पहले आप फिजिक्स को धोबी पछाड़ दे दो, ताकि आपके मार्क्स कहीं ना कटे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और मजे मजे में आपको फिजिक्स भी आ जाए, और जो फिजिक्स के डर का जो भूत है ना, ये खत्म हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, समझ गए मेरी बात? तो देखिए, तब मैंने आपको एक बात कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही काम में आती है हमारे, वही हमारे लिए अच्छी है, या उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम काम में लेते हैं जो परपेंडिकुलर गुजरती है, किसी भी सरफेस के लंबवत गुजरती है, जो स्पर्श करके गुजरती है उससे हमें कोई मतलब नहीं। मान लो ये आपका सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी डायरेक्शन में जा रही है, इधर भी 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 जा रही है, इसको छू के भी जा रही है। तो फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना इस सरफेस पर, किसी भी पृष्ठ पर यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, तो जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके लंबवत गुजरनी चाहिए, परपेंडिकुलर गुजरनी चाहिए, इसको भेदते हुए जानी चाहिए। इसको ऐसे टच करके जो जाएगी उस समय कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टेंजेंट से कोई मतलब नहीं है, स्पर्श रेखा से कोई मतलब नहीं है, सरफेस से टेंजेंट हो कोई मतलब नहीं है, सरफेस को ऐसे छेद करके जाए, गुजर के जाए, इसमें से हमें केवल उन्हीं से ही मतलब है। तो ध्यान रखना, वही लाइन फ्लक्स में काम आती है, ठीक है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंटेबल है, उन्हीं को हमें मेजर करना है, वही लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने में हमारे काम आएगी। मैंने आपको सारी बातें बता दी, इसलिए याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर गुजरनी चाहिए, अदरवाइज हमें इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। जो परपेंडिकुलर गुजरेगी बस हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जरूरी है, ठीक है। तो देखो मान लो एक सरफेस है, ये लीजिए सरफेस, ठीक है, ये ऐसे है, इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, ऐसा ये गुजर रही है। तो परपेंडिकुलर यदि गुजर रही है मतलब ये आपका इस तरीके से रखा हुआ है, इसके लंबवत ऐसे गुजरनी चाहिए, ऐसे टच करके टेंजेंट की तरह जाएगी, कोई मतलब नहीं। इसको भेदते हुए जानी चाहिए, इस तरह गुजरनी चाहिए, ठीक है। इसको चीरते हुए जाए, चीरहरण ना हो जाए बस, ठीक है। इसको चीरते हुए जाए ऐसे, जो इसको चीरते हुए जाएगी इसमें से परपेंडिकुलर गुजरेगी, लंबवत गुजरेगी, वो ही लाइंस हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। इन्हीं लाइंस, टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस मैंने यहाँ पे लिखा है, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी लाइंस यहां से गुजरे, ये रेखाओं की कुल संख्या, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस परपेंडिकुलर, जो लंबवत गुजरे वो ही कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये तो इमेजिनरी होती है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये जब आर्बिट्री है मतलब इमेजिनरी लाइन है, तो मेरी काउंट कैसे करेंगे, गिनेंगे कैसे? तो बाय डेफिनेशन हम ऐसे कहते हैं, बट बाय फॉर्मूला मैथमेटिकली हम ऐसे नहीं कहते, हम कुछ और कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वहां से एक डेफिनेशन भी बनती है, वो कैसे बनती है ये मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। ये इजी डेफिनेशन है, ये कॉन्सेप्ट में काम आएगी। ये मैंने क्यों लिखा है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, तो मैंने इसलिए लिखा है, मैं बता दूं। जब आप गोस थ्योरम पढ़ेंगे, गोस थ्योरम के बाद एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम पढ़ेंगे, तो एप्लीकेशन सब पढ़ेंगे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, और इस कॉन्सेप्ट के साथ आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, सारे प्रॉब्लम्स कर लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ये कंफ्यूजन कहां से आएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ट्रस्ट रखिए, ठीक है। आपको यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आपकी कोई प्रीवियस क्लास छूट गई है और उसका लिंक भी आपको चाहिए तो तड़पिए मत, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थोड़ा ध्यान तो दीजिए, थोड़ा नीचे ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप पर्सनली मैसेज डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं नहीं कहूंगा लाइक करो, कुछ करो, बस एक शेयर तो बनता है बॉस, ठीक है। यदि आपने वीडियो फुल एंजॉय किया है, मजा आया, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से गुजरेगी उन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। लेकिन वो लाइंस गुजरनी चाहिए परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर गुजरनी चाहिए। आगे मेरी बात समझ में। अब मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को घुमा भी देता हूं, कैसे देखिए। परपेंडिकुलर तो गुजर गई, लेकिन यदि परपेंडिकुलर नहीं गुजरी और किसी और एंगल से गुजर गई, कुछ और एंगल का मतलब है परपेंडिकुलर यानी ऐसे ना जाके यदि ऐसे जा रही होती तो भेद तो अब भी जा रही है, इसके अंदर से गुजर रही है, ऐसे चीरते हुए जा रही है, लेकिन तब क्या होता, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब ही हम मेजर करेंगे जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। ध्यान रखना। तो मान लीजिए ये आपका इस तरीके से रखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा रख दिया मैंने इसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रहा है। तो जब ये टेढ़ा गुजर रहा है तो इसके एलिमेंटल एरिया, सरफेस एरिया बोल सकता हूं, चलो बात करता हूं इसके एरिया की। एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन मतलब इसका फेस का डायरेक्शन क्या होगा। फेस यानी जैसे ये देखो, ये इसका फेस का डायरेक्शन अभी आपके साइड है, इसके फेस का डायरेक्शन अभी मेरे साइड है, ठीक है। इधर के फेस का डायरेक्शन इस साइड है, इधर के फेस का डायरेक्शन इस साइड है। तो इस तरह फेस यदि ये हो, मान लो ये जो सरफेस है ये ऐसे है और इतना टेढ़ा रखा हुआ है, इस तरह इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है,
तो इसका डायरेक्शन किधर हुआ, इसका डायरेक्शन हुआ इस साइड में। ध्यान दीजिए यही है, देसी तरीका है, बहुत आसान है, हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। अदरवाइज पढ़ते रहिए, रटते रहिए, बार बार अलग अलग नियम, हर प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग नियम थोड़ी पढ़ेंगे, अलग अलग रूल्स थोड़ी फॉलो करेंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ देसी तरीका है, लेकिन बड़ा ही शानदार है। ध्यान दीजिए, ये सरफेस है हमारा, तो इसका फेस किधर है, ठीक है, इसका फेस है इधर, इसका डायरेक्शन किधर है सरफेस का, इस साइड में। तो मान लो ये इस तरीके से देख रहा है, इसके सरफेस का डायरेक्शन है इधर, मैंने लिख दिया ds, ds da कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, सब एरिया को डिनोट करता है, ठीक है। वैसे टोटल सरफेस एरिया ये सब स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है वो अदिश राशि होती है, लेकिन ये इसके इस फेस का एरिया की बात चल रही है, ठीक है। हम बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया देखो इधर वाला, तो इसका डायरेक्शन किधर है, इस फेस का डायरेक्शन किधर है, इधर वाला जो ये फेस है, जो फलक है उसका डायरेक्शन किधर है, तो देखो ये जो फेस है इसका डायरेक्शन है इस साइड, और दोनों ने एंगल बना दिया कितना, थीटा। लेकिन मैंने आपको अभी बोला था कि फ्लक्स यदि पढ़ना है तो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। तो सरफेस तो ऐसे है इसका, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, नहीं है, दोनों एक डायरेक्शन में होने चाहिए। कैसे, देखो ऐसे, ये सरफेस है और इसको भेद कर जा रहा है, तो इधर वाले का फेस भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तब ही आपका फ्लक्स मेजर होगा। तो परपेंडिकुलर लाने के लिए मैं इसके कंपोनेंट डिवाइड करता हूं, तो थीटा वाला इधर है, ठीक है। मान लो आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो आप कुछ और तरीका लगा सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, वो भी बता दूंगा। चलो अभी बात करते हैं। तो इधर यदि इसका कंपोनेंट की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, ds cos थीटा। तो अब देखो E और ds cos थीटा एक डायरेक्शन में है, तब आपका फ्लक्स मेजर होगा। मैं एक डायग्राम और बना के बताता हूं। मान लो ये तो ऐसे रखा हुआ है, इसके फेस का डायरेक्शन तो सही है ds, ये ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो इसके फेस का डायरेक्शन तो सही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज शोज या इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। क्या परपेंडिकुलर है, नहीं है। सरफेस का डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ऐसा है, टेढ़ा है, इंक्लाइन है, तो अब क्या किया जाए, तो इसने इसके साथ एंगल बना दिया है थीटा, और यदि एंगल बना दिया है थीटा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, और ई का डायरेक्शन इधर निकालना है, तो ई का कंपोनेंट थीटा वाला कोस थीटा, याद है ना, कोई भी एक्सिस के साथ यदि थीटा बनाता है तो उस एक्सिस पे उसकी वैल्यू जो है वो कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ई की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, ई कोस थीटा। ये 11 का कॉन्सेप्ट है, 11 क्लास जब चालू होती है तो वहां पे सब कुछ समझा दिया जाता है। यदि फिर भी आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए, मैं आपको उससे भी बेसिक बताऊंगा, ठीक है। फिर 11 का भी चालू करूंगा, आप टेंशन ना लो, सारा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि जनरली सबके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होते हैं, ठीक है। तो देखो अब डायरेक्शन सेम आ गया है, पहले ds का डायरेक्शन अलग था तो मैंने दोनों को सेम कर दिया है, अब E का डायरेक्शन अलग था तो मैं दोनों को सेम कर दिया। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई वो हमेशा होता है E ds cos थीटा। ये जो आपका सरफेस एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया, उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लीकेशन, उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लीकेशन के, लेकिन कौन सा मल्टीप्लीकेशन ये भी ध्यान दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं, दोनों यदि E और ds दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है तो phi इज इक्वल टू रहेगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट मल्टीप्लाई है, डॉट मल्टीप्लाई कौन सा होता है, स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, स्केलर प्रोडक्ट तुम यहां से डेफिनेशन बना सकता हूं, इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ सरफेस। एक डेफिनेशन यहां से निकल गई है। अब यहां पे देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है, लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल,
ये लो ये डेफिनेशन बन गई है। इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड डी एस। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और डीएस क्या है यहां पर, एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया भी कह सकता हूं मैं, सरफेस एरिया वेक्टर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं वैसे, तो ये यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन और देखिए मैंने आपको यहाँ पर देखो फॉर्मूला ये है, फाई हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का सरफेस एरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन कौन सा मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बताई थी, मैंने आप बताई है क्योंकि आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर। यह विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यदि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो फ्लक्स के बारे में इसका मतलब हमें और कुछ भी जानना चाहिए। इसका मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता ये भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से ये रख कर देता हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना और ये भी याद रखना कि ई और डीएस की वैल्यू यदि दोनों के बीच में एंगल दे रखा है तो ये होगी, और यदि एंगल नहीं दे रखा है तो फाई इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगी ई डीएस। ई डीएस भी लिख सकते हैं, ई एस भी लिख सकते हैं। यदि पूरा एरिया आपको एस दे रखा है डीएस के बजाय, ई ए भी लिख सकते हैं, ई डी ए भी लिख सकते हैं। ये जो सब चीजें हैं डी ए एस डी एस, ये एरिया को बताती है। क्लियर है, इसके अलावा बात करते हैं। चलो, तो जो आपका फाई है वो स्केलर प्रोडक्ट है अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल से जो भी क्वांटिटी मिलती है, राशि मिलती है, वो होती है अदिश राशि। तो फ्लक्स जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। सबसे पहली बात, अदिश राशि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, और वो होना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस और ई दोनों एक डायरेक्शन में होने चाहिए। ई का डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। सरफेस के डायरेक्शन के लिए देसी तरीका, ऐसे रखिए, सरफेस को देख लीजिए फेस किधर जा रहा है, या तो इस साइड में या इस साइड में। ठीक है, आगे मेरी बात सुनिए, कंफ्यूज मत होना। इधर ले लिया तो क्या होगा, इधर ले लिया तो 180 हो जाएगा। तो जर्नली कोशिश करना कि डायरेक्शन हमेशा ई वाले साइड में ही हो। भाई ई का डायरेक्शन इधर है तो डीएस का डायरेक्शन भी मैंने इधर लिया है, ना कि इधर लिया है। समझ गए मेरी बात? ठीक, आगे देखिए, बात करते हैं इसकी यूनिट की। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यहां से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। या इसके अलावा और एक यूनिट होती है वोल्ट मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, ये इसकी यूनिट है। यूनिट डाल के बहुत काम की चीज है। इसके अलावा एक और यूनिट है, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं आएगी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में आएगी, तो मैं वहां बात डिस्कस करूंगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर, ये दोनों इसकी यूनिट है। तो डायमेंशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालते हैं हम यहां से न्यूटन से, और न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2 मीटर, और मीटर के लिए हम लेते हैं l2। यहां बच गया कूलम, और कूलम के लिए आता है as यानी एम्पियर और सेकंड। कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड। तो a और सेकंड आता है t। तो अब यहां से डायमेंशन बना दीजिए पूरी पूरी। m1 1 और 2 कितना हुआ 3, तो l3, और यहां पर हो गया t-2। और अभी एक और कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या, एक चीज रह गई है, t नीचे है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो t हो जाएगा -3। ठीक है, और a भी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा a-1। तो m1 l3 t-3 a-1, ये इसकी डायमेंशन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और यदि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच गए हैं तो वो मैं आपको गोस थ्योरम में बताऊंगा। कंफ्यूज नहीं होना है, गोस थ्योरम में फिर हम और डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गोस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आज की क्लास आपको समझ में आ गई है तो नोट्स लिख लेना। साथ ही मैंने क्या कहा, क्लास यदि आपने एंजॉय की है तो एक शेयर तो बनता है।
ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां भी आप चाहे मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ में अपने डाउट्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जल्द से जल्दी आपको पीडीएफ और मिलने वाली है नोट्स की, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।